हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी इस क्लास में एक्सरसाइज 13.3 के कुछ बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको हम कंप्लीट कर देंगे और उन क्वेश्चन के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 13.3 आज की क्लास में हो जाएगी खत्म। ठीक है, तो क्वेश्चंस आपको तभी समझ में आएंगे जब स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आप समझेंगे। और अगर आप थोड़ा सा भी स्किप करके देखते हैं तो कई बार क्या होता है कि जो कॉन्सेप्ट हम जहाँ समझने वाले होते हैं वही चीज़ स्किप हो जाती है। इसलिए मैं यही कहूँगी कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करिए। तो क्लास स्टार्ट करेंगे हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 10। पिछली क्लास में हमने 9 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, तो पिछले वीडियो की लिंक आपको ऊपर मिल ही जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक मेंशन है, तो वहां से आप बिल्कुल आसानी के साथ कोई भी चैप्टर देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 हम स्टार्ट करते हैं। इसमें यह बोला जा रहा है हमको कि सपोज अ गर्ल थ्रोज अ डाई। एक लड़की है वो एक डाई को थ्रो कर रही है। तो सीधी सी बात है, जब हम डाई को थ्रो करते हैं तो टोटल हमारे पास के कौन कौन से नंबर आते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, यही नंबर आते हैं। आगे ये बोला जा रहा है इफ शी गेट्स अ 5 और 6, अगर डाई को थ्रो करने पे उसको 5 या फिर 6 मिलता है तो कंडीशन अलग बन रही है कि शी टॉस्ड अ कॉइन 3 टाइम्स। अगर एक डाई को उसने थ्रो करा तो टोटल पॉसिबल आउटकम तो यही होते हैं 1 2 3 4 5 6। लेकिन इसमें दो कंडीशन बना दी हैं कि अगर डाई को थ्रो करने पे उसको ये दोनों नंबर में से कोई भी एक नंबर मिलता है तो वो क्या करती है, एक कॉइन को थ्रो करती है। लेकिन कितनी बार, 3 टाइम्स थ्रो करती है। तो हमको ये बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जब आप एक कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं तो कौन कौन से आउटकम आपको मिलते हैं, वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है, और आगे ये बोला जा रहा है इफ शी गेट्स 5 और 6 शी टॉस्ड अ कॉइन 3 टाइम्स। तो 3 बार अगर थ्रो करेगी तो ये आउटकम रहेंगे। लेकिन बोला जा रहा है एंड नोट्स द नंबर ऑफ हेड्स, और वो नंबर ऑफ हेड्स को नोट कर लेती है। ठीक है, आगे चलते हैं। बोला है इफ शी गेट्स 1 2 3 4 और 5। अब ये दूसरी कंडीशन बन गई कि अगर कॉइन डाई को थ्रो करते टाइम अगर उसको इन चारों में से कोई भी एक नंबर मिलता है, शी टॉस्ड अ कॉइन वंस, तब वो कॉइन को सिर्फ एक ही बार थ्रो करती है। तो एक बार थ्रो करेगी तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। आगे बोला जाए एंड नोट्स वेदर अ हेड और अ टेल। ठीक है, इफ शी ऑब्टेन एग्जैक्टली वन हेड, what is the probability that she threw 1 2 3 और 4 5 with the die। तो ये यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इफ शी obtained exactly one head, मतलब कि अगर उसको exactly one head मिलता है, एग्जैक्टली वन हेड मतलब समझ रहे हैं ना, एग्जैक्टली वन हेड ही। जैसे कि अगर इधर के आउटकम की अगर अपन बात करें, क्योंकि यहाँ पर अलग कंडीशन बनेगी यहाँ पर अलग कंडीशन बनेगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड, ठीक है, कब, जब उसको ये वाली कंडीशन हुई हो 1 2 3 4 5 वाली, तो इसको इवेंट 1 ले लेते हैं हम। ठीक है, तो इस कंडीशन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी, और इस कंडीशन में एग्जैक्टली वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी, इसको इवेंट 2 ले लेंगे। तो एग्जैक्टली वन हेड के लिए कौन कौन से अपने आउटकम दिख रहे हैं, एग्जैक्टली वन हेड इसमें है, इसमें है और इसमें है, तो ये हो जाएगा 3/8। ठीक है, तो यहां पर ये बोला जा रहा है कि अगर जो गर्ल है वो उसको क्या मिल रहा है, एग्जैक्टली वन हेड मिल रहा है, तो उस कंडीशन में हमको प्रोबेबिलिटी बतानी है दैट शी थ्रू 1 2 3 और 4 5 विद द डाई। मतलब यहां पर फिर से वही बात है कि भाई एग्जैक्टली वन हेड तो उसको मिल रहा है, लेकिन यहां पर हमको पूछा जा रहा है कि ये आपको इसी वाले डाई से मिल रहा है, यानी डाई को थ्रो करने पे उसको इन्हीं में से कोई एक नंबर मिल रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो यानी कि फिर से वही बात है कि हम उल्टा जा रहे हैं। यानी कि स्टार्टिंग में हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, सिर्फ वही एक क्वेश्चन था जो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का था। उसके बाद जो भी क्वेश्चन हमने किए हैं आपने देखा है कि हम उल्टा जा रहे हैं। मतलब ये है आपका बेस थ्योरम का क्वेश्चन। सबसे पहली चीज तो अपन ने ये समझी है यहाँ पर कि अपना जो ये क्वेश्चन है ना, ये है अपना बेस थ्योरम का। ठीक है, तो चलिए अब बिल्कुल इसको सिस्टमैटिक करते हैं। तो मैंने अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे कराए थे बीच में जो थोड़ा सा डायरेक्ट करा दिए थे। तो आपको जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आता है तो भाई सिस्टमैटिक ही करना है। तो स्टार्टिंग के 2 जो क्वेश्चन थे वो भी हमने सिस्टमैटिक किए थे, उसी तरीके से बाकी क्वेश्चन करना है। तो अब खैर कितने क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के बचे, कुछ 4-5 क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो एक क्वेश्चन और मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि किस तरीके से आपको करना है। तो आप देख रहे हैं कि एक डाई को थ्रो करने पे 2 कंडीशन बन रही हैं, या तो 1 2 3 4 5 आता है डाई पे, या फिर 5 6 आता है। इसकी कंडीशन अलग है, इसकी कंडीशन अलग है। तो यहाँ पर हमने लिया लेट
E1 एक इवेंट ले लिया जो क्या कर रहा है, डाई पे इफ शी गेट्स 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे 5 6 पहले बोला है। खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को बस कंडीशन पता होनी चाहिए ना। तो इफ शी गेट्स 1 2 3 और 4, इवेंट E2, इस फिगर को अगर आपको लग रहा है तो साइड में आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इसी से हम सारी चीजें अभी समझने वाले हैं। क्योंकि जब एग्जैक्टली वन हेड की प्रोबेबिलिटी अपने को लगेगी बेस थ्योरम में लगती है, क्योंकि इससे अपन जो फाइंड करते हैं वो उसकी वैल्यू लगती है। इसके लिए हमको जरूरत लगेगी किसकी, सबसे पहले तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर, और फिर H E1 की प्रोबेबिलिटी, फिर यहाँ से इन दोनों की प्रोबेबिलिटी लगेगी, ठीक है, और फिर इसकी प्रोबेबिलिटी लगेगी। तो इसको मैं अभी के लिए हटा रही हूँ। और E2 हम एक इवेंट ले रहे हैं, इफ शी गेट्स अ 5 और 6। तो हालांकि मैं इसको सॉल्व इस तरीके से करूंगी कि आपको जो ट्री डायग्राम वाला फील है वो भी आ जाए और हमारा सॉल्यूशन भी हो जाए सिस्टमैटिक। चलिए अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इवन जो इवेंट है इफ शी गेट्स 1 2 3 और 4, और E2 इवेंट जो है इफ शी गेट्स 5 और 6, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम हमारे इन इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट 1, तो 1 2 3 4 1 2 3 और 4 इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो हमको ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि भाई अगर आप एक डाई को थ्रो करते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम 1 2 3 4 5 6 ये सारे के सारे 6 नंबर आ सकते हैं। तो टोटल पॉसिबल आउटकम और E1 के लिए फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 आउटकम है। तो ये हो जाएगा 2 2 4 2 3 6। बात समझ में आ गई ना भाई, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम, एक डाई को थ्रो करने पे 6 ही आउटकम आएंगे। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 फाइंड कर लेते हैं। तो टोटल पॉसिबल आउटकम तो 6 ही है और फेवरेबल कितने हैं, 5 और 6, यानी 2 आउटकम है। तो ये हो गया, तो 2 1 2 2 3 6। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब इसके बाद हमको आगे जो बोला जा रहा है, हमको ये बोला जा रहा है कि भाई अगर 5 और 6 आता है तो वो कॉइन को 3 बार टॉस करती है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे कि इफ शी गेट्स, अच्छा ये वाली 5 और 6 इधर लिखेंगे, हाँ। तो इफ शी गेट्स 5 और 6 देन, भाई जब वो कॉइन को सॉरी जब वो डाई को थ्रो करती है तो 5 और या फिर 6 इन दोनों में से अगर कोई भी एक नंबर आता है तो वो एक कॉइन को 3 बार थ्रो करती है। देन she throws a coin 3 times। तो 3 बार जब वो कॉइन को थ्रो करेगी तो कितने आउटकम बनते हैं अपने, वो लिख लेते हैं अपन। ठीक है, ये अपने टोटल फेवरेबल आउटकम है अगर 5 या फिर 6 में से कुछ भी आता है तो। अब आगे इसके लिए बोला जा रहा है कि अगर 5 और 6 आता है तो वो कॉइन को 3 बार टॉस करती है, तो ये अपने आउटकम है और नंबर ऑफ हेड्स को नोट करती है, ठीक है। और अगली कंडीशन ये बोली गई, इफ शी गेट्स 1 2 3 और 4 शी टॉस्ड अ कॉइन वंस। तो इफ शी गेट्स 1 2 3 और 4 देन शी टॉस्ड अ कॉइन वंस। तो इसके फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे या तो हेड आएगा या फिर टेल। अब आगे की लाइन में ये बोला जा रहा है कि इफ शी ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 हेड, तो यहां पर एग्जैक्टली 1 हेड की प्रोबेबिलिटी, लेकिन कब, जब आपका इवेंट फर्स्ट हो रहा हो। इवेंट फर्स्ट में क्या है कि जब उसको 1 2 3 और 4 मिल रहा है, ठीक है, 1 2 3 या फिर 4 मिल रहा है, इन चारों में से कोई भी एक नंबर मिलने पे वो कॉइन को सिर्फ एक ही बार टॉस करती है। तो उस कंडीशन में हेड की प्रोबेबिलिटी, तो इवेंट E1 जब हो रहा है उस कंडीशन में हेड की प्रोबेबिलिटी, तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं, सॉरी टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं आपके 2, और इसमें से हेड कितना है, एग्जैक्टली एक ही है। तो ये आ गई अपनी 1/2। यहाँ पर मैं बीच में इसलिए लाइन खींच रही हूँ ताकि आप अलग अलग दोनों कंडीशन को समझ सकें। इस कंडीशन की बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी किसकी, एग्जैक्टली 1 हेड है ना। तो यहाँ पर एग्जैक्टली 1 हेड आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। यहाँ तो आपको दिख गया कि भाई एग्जैक्टली 1 हेड एक ही है, एक हेड है तो वो एग्जैक्टली 1 हेड ही है।
एग्जैक्टली 1 हेड कब? जब इवेंट E2 हो रहा हो, मतलब डाई को थ्रो करने पे या तो उसको 5 मिल रहा है या फिर 6 मिल रहा है, उस कंडीशन में एग्जैक्टली 1 हेड की प्रोबेबिलिटी। तो एग्जैक्टली 1 हेड कहाँ कहाँ है? एक तो ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। तो फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं टोटल? ये 8 हो गए। ये प्रोबेबिलिटी अपन ने फाइंड कर ली। अब आगे की लाइन में क्या बोला जा रहा है? इफ शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 हेड, ठीक है, तो हेड की प्रोबेबिलिटी तो इन दोनों कंडीशन से अपने को मिल जाएगी। लेकिन ये बोल रहे हैं कि एग्जैक्टली 1 हेड ही आया है, तो आप प्रोबेबिलिटी बताओ कि भाई जब उसने डाई को थ्रो करा तो उसको यही वाली कंडीशन मिली, यानी 1 2 3 और 4 ही मिला। यानी इवेंट जो फर्स्ट है अपना E1, इसकी प्रोबेबिलिटी अपन से पूछी है, यानी उल्टा जा रहे हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी अब आप ये पूरा लिख लेना। सो द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रू 1 2 3 और 4 5 विद द डाई, ये आपको लिखना है। मैं डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन कर रही हूं, ठीक है, बाय बेस थ्योरम। बाय बेस थ्योरम क्या हो जाएगा? हमको प्रोबेबिलिटी बतानी है इवेंट 1 की, ठीक है। यहां पर इवेंट 1 लिया है हमने, 1 2 3 और 4 वाला, ठीक है। और कब? जब उसको एग्जैक्टली 1 हेड मिला हो, ठीक है। तो देखिए, अगर फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और इसके बाद मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अगर ये सारी चीजें क्लियर है तो फॉर्मूला आप खुद बना सकते हैं। और अगर वो भी क्लियर नहीं है और ट्री डायग्राम अगर आपने सही तरीके से, गलत तरीके से नहीं, सही तरीके से बनाना सीखा है, तो इससे भी आप अपना सॉल्यूशन बड़ी ही आराम से कर सकते हैं। तो किसके बारे में पूछा है भाई? प्रोबेबिलिटी E1 की पूछी है। तो E1 वाली कंडीशन पे आप जाइए, ठीक है, और उसके पास जो जो प्रोबेबिलिटी है, एक तो ये है, एक ये है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में लिख दीजिए। आसान तरीका, ठीक है। तो यहां पर अपन लिख देते हैं किसका? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ये, ठीक, क्लियर। तो इससे उल्टा होना चाहिए यहां पर, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या आएगा भाई? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। अब हेड के लिए प्रोबेबिलिटी दो अलग अलग कंडीशन में है, तो ये वाला अपना जो ब्रांच है पूरी E1 की, ये और E2 की, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। या तो भाई E1 इवेंट होगा या फिर E2, इसलिए या मीन्स प्लस होता है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये करते ही आ रहे हैं। तो दिस इंटू दिस प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। वैल्यू रख दो, सॉल्व कर दो, काम हो गया अपना खत्म। तो देखो, जगह की भाई कमी है थोड़ी सी, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। तो ये कितना है अपना? 2/3 इंटू ये है 1/2। डिनोमिनेटर की बात करते हैं, यहाँ पर भी 2/3 इंटू 1/2, बीच में प्लस है, यहाँ की वैल्यू 1/3 इंटू 3/8। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? कट तो नहीं रहा ना? दिख रहा है ना? हाँ, ठीक है। तो ये हो गया, अपन ने ये जो वैल्यूज है ना ये यहाँ रखी हैं। अब इसके बाद देखो, इस 2 से ये 2 गया, इस 2 से ये 2 गया, इस 3 से ये 3 गया, बचा कितना? यहाँ पर बचा 1/3 अपॉन 1/3 और 1/8। बस इनको सॉल्व करना है अपने को। तो देखो, ये हो गया 1/3 और ये हो जाएगा अपना 8 + 3/24। देखो, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, ये आप भी कर सकते हैं। अगर वैसे तो दिख ही रहा होगा, लेकिन अगर नहीं दिख रहा है तो ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा आपका 24। भाई 8 और 3 का एलसीएम लोगे तो 24 आएगा। 3 8 जार 24, 8 1 जार 8, 8 3 जार 24, 3 1 जार 3, और 1/3 ऊपर है ही। और बाकी का मैं क्या करती हूँ, यहाँ सॉल्व कर देती हूँ, ये कोने पे, ठीक है। इसके आगे का उस कोने पे सॉल्व कर रही हूँ मैं। तो देखो, ये क्या आया अपना? 1/3 अपॉन 11/24। समझ में आ रही बात? ठीक है। ये 1/3, 8 + 3 11/24, ये 3 8 जार 24 और 8 ऊपर चले जाएगा, तो 8/11 आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी। क्लियर? ठीक है। तो इस तरीके से आप देखें, आपका ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। चीज़ों को थोड़ा सा सिस्टमैटिक करेंगे तो कहीं पर भी गलती होने के चांसेस नहीं है। अगर सबसे पहले आप ट्री डायग्राम बना लें फटाफट से, क्योंकि देखो, जब आप खुद से बनाएंगे तो आपको किसी को एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको अपने कॉपी में करना है, तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि जब हम यहाँ पर चीज़ें कर रहे होते हैं तो मेरे साथ कंडीशन ये है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रही होती हूँ, इसलिए कई बार हम
एक चीज़ बनाते हैं फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं, फिर दूसरी चीज़ बनाते हैं तो एक्सप्लेन करते हैं, तो टाइम लगता है। लेकिन जब आप खुद से करेंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा। तो सबसे पहले एक ट्री डायग्राम अपन ने रफली फटाफट से बना लिया, कंडीशन पूरी समझ ली, तो उससे क्या है, जब आप खुद क्वेश्चन कर रहे हैं यानी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब उस टाइम पे आप ऐसा करें, तो उससे क्या रहेगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो एग्जाम में जब आप क्वेश्चन करेंगे तो इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और दिक्कत भी नहीं होगी। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो एक बार ट्राई करना है अपने को खुद से। नहीं बनता है तो बिल्कुल यहाँ से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कहाँ पर क्या दिक्कत आपको आ रही है। लेकिन खुद से एक बार ट्राई करेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ भाई किस तरह के क्वेश्चन है, कैसे करना होता है। और जब आप फंसेंगे फिर आप एक बार देखेंगे तो आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अ मैन्युफैक्चरर हैज 3 मशीन ऑपरेटर्स A, B एंड C। भाई एक मैन्युफैक्चरर है, उसके पास 3 मशीन ऑपरेटर हैं A, B और C। तो यहाँ पर पहले से ही दिया हुआ है ना, तो 3 यहाँ पर मतलब कहने का ये हुआ कि यहाँ पर 3 कंडीशन बनेंगी अलग अलग। फर्स्ट ऑपरेटर ए प्रोड्यूसेस 1% डिफेक्टिव आइटम्स। तो आगे बात आ रही है कि ये जो आपके मशीन ऑपरेटर्स हैं ये डिफेक्टिव आइटम बनाते हैं। तो ए के लिए बोला गया है कि ये जो ए है ये 1% डिफेक्टिव आइटम बनाता है, वेयर एज द अदर 2 ऑपरेटर्स बी एंड सी प्रोड्यूसेस 5% एंड 7% डिफेक्टिव आइटम्स रिस्पेक्टिवली, यानी बी 5% और C 7% डिफेक्टिव आइटम बनाता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, A इज ऑन द जॉब फॉर 50% ऑफ द टाइम, यानी A, B, C में से जो A है, ठीक है, वो 50% ऑफ द टाइम काम पे रहता है ना। बाकी जो B और C है ना, तो B जो है ये 30% ऑफ द टाइम प्रोड्यूस करता है, सामान को बनाता है, और C जो है ये 20% ऑफ द टाइम जॉब पर रहता है। अब बोला जा रहा है अ डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड, तो डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस हो गया है। ABC के लिए यही दिया है कि डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करना है, तो लेकिन डिफेक्टिव आइटम तो प्रोड्यूस हो गया है, तो प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है कि ये प्रोड्यूस कर रहा है A। मतलब फिर से वही बात पूरा उल्टा जा रहे हैं। तो चलिए अपन थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं सिस्टमैटिक। ठीक है, सबसे पहले A की बात करते हैं। A जो है ये अपना पहला मशीन ऑपरेटर है, B दूसरा और C तीसरा। तो A क्या है अपना, आइटम प्रोड्यूस्ड बाय ऑपरेटर ए। ठीक है, या फिर इसको थोड़ा छोटा लिखते हैं क्योंकि अपने पास 3 कंडीशन है ना। तो आप जब लिखेंगे प्रॉपर आप लिखिएगा A, B और C। मैं ऐसे इसलिए लिख रही हूं ताकि तीनों कंडीशन पैरेलली मैं आपको अलग अलग समझा सकूं। तो अपना एक A ऑपरेटर है, ठीक है, दूसरा ऑपरेटर है अपना B और तीसरा ऑपरेटर है अपना C। ठीक है, एक किसको शो कर रहा है कि आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ऑपरेटर ए, आइटम प्रोड्यूस्ड बाय ऑपरेटर बी, सी किसको शो कर रहा है, आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय ऑपरेटर सी। अब हमको बोला गया है कि भाई जो ए है उसके काम पर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ए इज ऑन द जॉब 50% ऑफ द टाइम, तो 50%। बी के लिए बोला गया है कि बी काम पर कितने परसेंटेज ऑफ द टाइम रहता है, 30%। और सी जो है ये रहता है 20% ऑफ द टाइम ऑन द जॉब। क्लियर, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब ए भी डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस कर रहा है, बी भी कर रहा है, सी भी कर रहा है, तो प्रोबेबिलिटी किसकी, डिफेक्टिव आइटम की, किसके थ्रू, ए के थ्रू। ए डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये भी हमको गिवन है क्वेश्चन में ऑलरेडी। ए 1% डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस कर रहा था, 1/100। बी डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस कर रहा है बी, तो डी जो है ये आप कहीं पर भी साइड में लिख लीजिए कि जो डी है वो किसको शो कर रहा है, डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस्ड, यहीं पर है ना, ये डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड, ये किसको शो कर रहा है, इसको कौन शो कर रहा है, अपना डी। ठीक है, तो इसके लिए बोला गया कितना, बी का 5%, सी का 7%, तो ये हो गया 5% और डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस्ड बाय सी ये हो गया अपना 7%। अब हमको ये बोला जा रहा है कि डिफेक्टिव आइटम तो प्रोड्यूस हो गया, तो भाई डिफेक्टिव आइटम तो ये 3 कंडीशन है, तीनों को ऐड कर देंगे तो डिफेक्टिव आइटम की जो प्रोबेबिलिटी वो तो निकल जाएगी। लेकिन ये बोल रहा है डिफेक्टिव आइटम तो प्रोड्यूस हो गया, लेकिन वो ए के थ्रू हुआ है, ए से हुआ है, वो बताओ। मतलब फिर से यहाँ पर अपनी लग रही है बेस थ्योरम, तो आपको वही लिखना है बाय बेस थ्योरम।
कि डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस हो गया है लेकिन ये ए से ही हुआ है, ये बताइए। तो यहाँ पर आपको लिखना है ना बाय बेस थ्योरम। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं और फॉर्मूला याद है तो आप बिल्कुल कर ही सकते हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जिसके लिए पूछा गया है उस ब्रांच को न्यूमरेटर में लिख दो, ठीक है। और डिनोमिनेटर में जो अलग अलग कंडीशन है उन तीनों को अपन को ऐड करके लिखना है। तो सबसे पहले मैं डिनोमिनेटर लिख देती हूँ। तो पहली ब्रांच है अपनी पीए और ये डीए, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई और इनके बीच में सभी के और, ठीक है, और मतलब प्लस। फिर दूसरी कंडीशन बी डीबी, प्लस थर्ड कंडीशन सी डीसी, ठीक है। और न्यूमरेटर में क्या आएगा भाई, जिसके लिए पूछा गया, ए के लिए पूछा गया तो ए वाली ब्रांच आप लिख दो। बस वैल्यूज आपके पास सारी की सारी हैं, रखिए और सॉल्व कर दीजिए और काम खत्म, ठीक है। तो रखते हैं वैल्यू। तो देखिए यहां पर सबसे पहले तो अपन डिनोमिनेटर में वैल्यू रखते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई 50/100 इंटू 1/100, क्लियर, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई 30/100 5/100 30/100 इंटू 5/100 प्लस 20/100 इंटू 7/100। और न्यूमरेटर में ये ए वाला आएगा तो ये आ जाएगा आपका 50/100 इंटू 1/100, क्लियर, ठीक है। अब आप डिनोमिनेटर में देखेंगे तो यहाँ पर भी 100 इंटू 100 है, यहाँ पर भी 100 इंटू 100 है, यहाँ पर भी 100 इंटू 100 है, बीच में है प्लस। तो एलसीएम अगर आप लेंगे तो इन तीनों का जो एलसीएम आएगा ये आएगा 100 इंटू 100, और यहाँ पर ऑलरेडी डिवाइड में 100 इंटू 100 है जिससे ये हो जाएंगे कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा क्या अपने पास, न्यूमरेटर देखें 50 इंटू 1 अपॉन, यहाँ पर भी आ जाएगा 50 प्लस 3 5 जार 15 150 और 2 7 जार 14 और ये आ जाएगा 140, क्लियर, ठीक है। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा जब आप एलसीएम लेंगे। अब इसके बाद अपन इन तीनों को तो ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 340। तो 50/340, 0 से 0 कैंसिल, तो आपका फाइनल जो आंसर है वो आ गया 5/34। तो ये आ गया, लीजिए आपका आंसर। बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी बड़ा ही आसान सा था, बस वर्ड टू वर्ड आप देखते जाइए आपको क्या दिया है क्या पूछा है, कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला जा रहा है, अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट। तो अपने जो प्लेइंग कार्ड होते हैं उनमें टोटल 52 कार्ड होते हैं, लेकिन यहाँ वाली जो कंडीशन है इसमें ये बोला गया कि 52 कार्ड में से एक कार्ड जो है वो खो गया है, ठीक है। तो टोटल कार्ड अपने पास कितने बचेंगे, टोटल रिमेनिंग कार्ड्स 51, भाई एक चलेगा तो 51 ही बचे ना। इसके बाद बोला गया फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक, अब जो बचे हुए जो कार्ड है 51 उनमें से 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। अब 2 कार्ड एक साथ निकल रहे हैं, समझिएगा बात को। तो पहले कार्ड की प्रोबेबिलिटी और दूसरे कार्ड की प्रोबेबिलिटी जब हम फाइंड करेंगे, यानी कि यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी वाली कंडीशन लगेगी, क्योंकि पहला कार्ड निकल गया, ठीक है, तो उससे दूसरे की प्रोबेबिलिटी पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि 2 कार्ड एक साथ निकल रहे हैं। तो एक साथ जब निकलते हैं तब पहले कार्ड से दूसरे की प्रोबेबिलिटी पर फर्क पड़ता है, ठीक है। तो यहां पर बोला गया है कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड। तो यहां पर बोल दिया गया है कि दोनों कार्ड निकल रहे हैं, दोनों डायमंड निकल रहे हैं, दोनों डायमंड निकल रहे हैं। लेकिन हमसे ये पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड। अब जो खोया हुआ कार्ड है वो डायमंड ही है, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो देखो यहां पर जो कार्ड खो गया है उस कार्ड की 2 ही कंडीशन बन सकती हैं। यहां पर बोला गया है कि वो डायमंड ही होगा, ये आप बताओ, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो उसमें यही हो सकता है कि या तो वो डायमंड का होगा या डायमंड नहीं होगा, ठीक है, या तो वो डायमंड होगा या डायमंड नहीं होगा। तो यहां पर लेट हमने इवन एक इवेंट लिया,
ये इवेंट हमने लिया कि जो लॉस्ट कार्ड है वो डायमंड कार्ड है जो हमसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर हमने लिखा लॉस्ट कार्ड इज अ डायमंड। या फिर कंडीशन दूसरी क्या बन सकती है, हमने इसको इवेंट E2 ले लिया कि जो लॉस्ट कार्ड है इज नॉट अ डायमंड कार्ड। तो दो ही कंडीशन बन सकती है, क्योंकि जो हमसे यहाँ पर पूछा गया कि लॉस्ट कार्ड जो है ये डायमंड है, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो कार्ड जो खोया हुआ है वो या तो डायमंड हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। तो सबसे पहले इवेंट फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी अपन फाइंड कर रहे हैं कि टोटल तो अपने पास देखो 52 कार्ड होते हैं, टोटल 52 कार्ड होते हैं, और इनमें जो डायमंड होते हैं वो कितने होते हैं, 13। भाई 13 डायमंड होते हैं, 13 अपने हार्ट होते हैं, 13 स्पीड होती है, इस तरीके से 13 13 13 4 पार्ट में ये डिवाइड होती हैं, ठीक है। तो हमारे पास अगर डायमंड कार्ड की बात करें तो 13 डायमंड कार्ड होते हैं, टोटल अपने 52 कार्ड होते हैं, यानी कि 52 कार्ड में से डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इतनी है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए 1/4, ठीक है, क्लियर। भाई टोटल 52 कार्ड हैं, जिनमें से एक कार्ड जो लॉस्ट हुआ है अगर वो डायमंड कार्ड है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, टोटल तो 52 रहेंगे। और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आप फाइंड करते हैं तो टोटल 52 कार्ड में से अगर कोई एक कार्ड जो है जो खोया हुआ है वो डायमंड नहीं है, वो डायमंड नहीं है, तो टोटल 52 में से डायमंड को हटा के जो बचे हुए कार्ड रहेंगे 39 रहेंगे। भाई टोटल 52 कार्ड होते हैं, जिनमें से इस कंडीशन में अपन को जो कार्ड यहाँ पर लॉस्ट हुआ है वो आपका डायमंड नहीं है। तो डायमंड होते कितने, 13, 52 में से आप 13 माइनस कर दोगे तो आपके पास जो बचे हुए कार्ड रहेंगे डायमंड को हटा के, क्योंकि कार्ड इज नॉट अ डायमंड, तो जो बचे हुए कार्ड रहेंगे वो आपके 39 ही तो रहेंगे, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लीजिए, 13 3 39, 13 4 52। समझ में आ गई बात। तो कार्ड के डायमंड नहीं होने की प्रोबेबिलिटी और कार्ड के डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी अभी हमने फाइंड कर ली है कि जो कार्ड है वो डायमंड कार्ड होगा, और कार्ड अगर डायमंड कार्ड नहीं होगा तब क्या होगा, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई अपने को। चलो तो अब आगे अपने को क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो 52 कार्ड में से एक कार्ड लॉस्ट हो गया है, उसके बाद जो रिमेनिंग कार्ड है यानी 51 कार्ड है, कितने कार्ड हैं, 51 कार्ड है। 51 कार्ड में से हम 2 कार्ड निकाल रहे हैं, तो 51 कार्ड में से जब 2 कार्ड निकाल रहे हैं तो दोनों जो कार्ड हैं फाउंड टू बी बोथ डायमंड, यानी दोनों कार्ड डायमंड हैं जब 51 कार्ड में से 2 कार्ड हम निकालते हैं। तो अगर लॉस्ट कार्ड डायमंड है उस कंडीशन में भी हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे दोनों कार्ड के डायमंड होने की, और इस कंडीशन में भी दोनों कार्ड के डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी, तो यहां पर हमने एक बी अपना एक इवेंट ले लिया जो किसको शो कर रहा है, बोथ कार्ड्स आर डायमंड, ठीक है। तो चलिए, तो प्रोबेबिलिटी हमको बी की फाइंड करना है कि बोथ कार्ड्स आर डायमंड, किस कंडीशन में, जब इवेंट 1 हो चुका है, मतलब जो लॉस्ट कार्ड है वो डायमंड है। अब देखिए बचे हुए कार्ड वैसे ही अपने पास 51 है। अब 51 में अगर इवेंट E1 क्या कह रहा है कि जो लॉस्ट कार्ड है वो डायमंड है, यानी कि अपने डायमंड होते कितने हैं वैसे तो टोटल 13, लेकिन अगर लॉस्ट कार्ड डायमंड है मतलब इस डायमंड में से एक डायमंड हटा दो, आप डायमंड में से एक डायमंड हटा दो तो आपके पास 12 डायमंड कार्ड बचेंगे, और हैं कितने अपने 51 कार्ड टोटल, ठीक है। तो पहले कार्ड की प्रोबेबिलिटी हमने अभी फाइंड करी है कि 2 कार्ड की बात हो रही है ना, देखो बोथ कार्ड्स आर डायमंड, तो पहला कार्ड निकलेगा, तो पहले कार्ड की प्रोबेबिलिटी एंड दूसरे कार्ड की प्रोबेबिलिटी। तो अब आपको ये चीज आई होप समझ में आई होगी, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी लग रही है, क्योंकि देखिए हैं अपने पास बचे हुए कार्ड कितने, 12, क्योंकि एक कार्ड जो लॉस्ट है वो डायमंड कार्ड है, जो गुमा हुआ कार्ड है वो डायमंड कार्ड है। उस कंडीशन में 13 डायमंड कार्ड में से एक डायमंड कार्ड हटाने पर फेवरेबल आउटकम हो गया 12, 12, और बचे हुए कार्ड 51 ही है। तो पहले कार्ड की प्रोबेबिलिटी, फिर दूसरा कार्ड निकलेगा, तो यहां से एक कम क्यों हुआ, क्योंकि पहला कार्ड अपना डायमंड ही तो है ना, पहला कार्ड डायमंड है, तो दूसरा कार्ड इस डायमंड में से एक डायमंड हट जाएगा, और यहाँ पर भी टोटल कार्ड में से एक 51 में से एक कार्ड हटेगा। समझ में आ गई बात। तो ये हो गया। अब सेम टू सेम यही चीज यहाँ पर हम फाइंड करेंगे कि ये और वाली कंडीशन है बीच में अपन ये इस तरीके से कि प्रोबेबिलिटी कि दोनों कार्ड डायमंड होंगे कब, जब खोया हुआ कार्ड डायमंड नहीं है।
लॉस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड, यानी कि जितने डायमंड है टोटल डायमंड उतने ही रहेंगे पहले कार्ड के लिए, तो 13/51। और दूसरा कार्ड निकलेगा तो 13 में से एक माइनस कर दो तो ये हो जाएगा आपका 50। तो आई होप इन दोनों चीज़ों में आप अंतर समझ पाए होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो लॉस्ट कार्ड है वो डायमंड ही है, और डायमंड कार्ड होते कितने हैं आपने 13, और जो गुमा हुआ कार्ड है वो डायमंड है, तो इसमें से एक डायमंड हट जाएगा, तो बचे हुए डायमंड कार्ड रहेंगे 12। तो पहले कार्ड के लिए फेवरेबल आउटकम 12 ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम 51। फिर इसके बाद जो दूसरा कार्ड निकला है, क्योंकि 2 कार्ड निकल रहे हैं, तो पहला कार्ड इंटू दूसरा कार्ड, ठीक। तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी क्यों लग रही है, क्योंकि एक साथ 2 कार्ड निकल रहे हैं, एक साथ 2 इवेंट हो रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया, और यहाँ पर क्या था कि भाई जो कार्ड गुमा है वो डायमंड है ही नहीं, जब वो डायमंड है ही नहीं तो जितने डायमंड कार्ड है उतने डायमंड ही रहेंगे, तो 13 डायमंड कार्ड है, तो पहले कार्ड की प्रोबेबिलिटी तो 13 ही रहेगा फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम 51, और अगले कार्ड के लिए 13 में से एक माइनस कर दिया, दैट्स इट, ठीक, क्लियर। चलो अब आगे ये बोला जा रहा है कि जो दोनों कार्ड निकले वो तो डायमंड है, लेकिन हमको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी किसकी, कि जो लॉस्ट कार्ड है वो डायमंड है, जो लॉस्ट कार्ड है वो डायमंड है। तो लॉस्ट कार्ड इज अ डायमंड कार्ड, मतलब कि इवेंट इवन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, यानी उल्टा जा रहे हैं, दोनों कार्ड तो डायमंड हैं, लेकिन आप उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि जो लॉस्ट कार्ड है वो डायमंड है, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां पर भी बेस थ्योरम ही लग रही है, तो आप लिख लीजिएगा बाय बेस थ्योरम, ठीक है। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है अपने को, इवेंट इवन की, कब, जब अपने दोनों कार्ड डायमंड निकले हों। समझ में आ गई बात, ठीक है, क्लियर। तो इसके लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में सबसे पहले तो ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवन प्लस दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, और न्यूमरेटर में जो पूछा है वो, बस सारी वैल्यूज रख देना है और अपना काम खत्म। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो वैल्यू रख रहे हैं अपन, है ना, ठीक, सारी वैल्यूज रख दी। सबसे पहले ये 1/4 इंटू दिस, तो 12/51 इंटू 11/50, डिनोमिनेटर में सबसे पहले यही सेम टू सेम चीज प्लस दिस इंटू दिस। अब इसको सॉल्व कर लेना है, तो देखिए डिनोमिनेटर में देखें तो दिस प्लस दिस, यानी एलसीएम लेंगे अगर इधर पे 4 इंटू 51 इंटू 50, 4 इंटू 51 इंटू 50, तो डिनोमिनेटर में यहाँ पर आपका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 4 इंटू 51 इंटू 50, जिससे कि इसका डिनोमिनेटर पूरा का पूरा कैंसिल, यानी इसके डिनोमिनेटर से इसका डिनोमिनेटर हो जाएगा कैंसिल, सिर्फ न्यूमिनेटर में जो है वही वही बचेगा। तो यहाँ पर अपने पास बचेगा 1 इंटू 12 इंटू 11 अपॉन, यहाँ बचेगा 1 इंटू 12 इंटू 11 प्लस 3 इंटू 12 सॉरी 13 इंटू 12, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 132 अपॉन, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 132 प्लस इनका तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 468, फिर ये 132 एज इट इज, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 600, और इनको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 11/50। तो लीजिए ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट, ठीक है। बिल्कुल सिस्टमैटिक करना है कि भाई इवेंट इवन लेना है। फिर इसके बाद बी किसको शो कर रहा है कि बोथ कार्ड्स आर डायमंड, जब दोनों कार्ड डायमंड है तब लॉस्ट कार्ड डायमंड रहेगा, और इधर पे अपन ने लॉस्ट कार्ड इज नॉट अ डायमंड लिया था। इस तरीके से ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में जो है अपने को 4 ऑप्शन दिए और एक ऑप्शन अपने को सिलेक्ट करना है। तो ये क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसको। तो क्वेश्चन में बोला गया है प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स ट्रुथ इज 4/5, ठीक है। अ कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन टॉस होता है और ए जो है वो रिपोर्ट करता है कि दैट हेड अपीयर्स, ठीक है, हेड अपीयर्स। द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज हेड इज, यानी एक्चुअल में वहां पर हेड ही आया था, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है,
ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली चीज तो कि अगर आप कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो दो ही चीजें बनेंगी, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड पता है अपने को हाफ, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल ये भी अपने को पता है कि हाफ, कि भाई हेड आने की प्रोबेबिलिटी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पर अपने को ये बोला गया है कि भाई जो ए है वो सच बोलता है, ट्रुथ, प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स ट्रुथ। ठीक है, मतलब यहां पर बात किसकी हो रही है कि हेड ही आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ए रिपोर्ट्स दैट अ हेड अपीयर, तो यहां पर जो ए रिपोर्ट कर रहा है, जब कॉइन को टॉस करा तो ए ने रिपोर्ट करा कि हेड अपीयर्स। तो हेड अपीयर होने को अपन एक इवेंट क्या लें, एक इवेंट बी ले लेते हैं। ठीक है, बी किसको शो कर रहा है कि ए रिपोर्ट्स दैट हेड अपीयर्स, हेड आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब हेड आ रहा है, दोनों कॉइन को टॉस करने पर हेड आ रहा है, तब जो ए रिपोर्ट कर रहा है वो सही है या नहीं, तो मतलब वो सच बोल रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी अपने को दी हुई है 4/5। ठीक है, जब हेड आएगा मतलब वो सच बोलेगा, ही स्पीक्स द ट्रूथ। ठीक है, इसके बाद अगर टेल आता है, ठीक है, क्या आ रहा है, टेल आ रहा है, उस कंडीशन में हेड अपीयर्स ऐसा अगर बोला जाता है, रिपोर्ट करा जाता है, मतलब ये झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी है। तो सीधी सी बात है कि देखो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमको ये चीज पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी, ए की, कि ए सच बोल रहा है, वो प्रोबेबिलिटी अपने को 4/5 दी है, और ए अगर सच नहीं बोल रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 - 4/5। तो ए डैश को यहाँ पर इससे शो करा है, यानी जब हेड आएगा तब तो वो सच बोल ही रहा है, हाँ भाई सच बोला है, मतलब 4/5 हेड आया है मतलब सच बोला है। और अगर टेल आया है मतलब जो बचे हुए चांसेस हैं, तो 1 में से 4/5 माइनस करोगे तो 5 1 जार 5 - 4/5, यानी कि यहाँ आ जाएगा 1/5। तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/5। इस तरीके से थोड़ा सा अपने को समझना पड़ेगा। ये हो गया, ठीक है। अब अपने से पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एक्चुअली देयर वाज हेड, यानी कि प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वहां पर हेड आया है, किस कंडीशन में, कि जो ए रिपोर्ट कर रहा है वहां पर हेड आया है, उसको हमने लिया है बी। ठीक है, क्लियर। हमने यहां पर या तो आप चाहें तो इसको कोई इवेंट ई ले लीजिए ताकि आप कंफ्यूज ही ना हो। एक इवेंट ई ले लीजिए जिसमें क्या हो रहा है कि ए रिपोर्ट कर रहा है कि हेड अपीयर्स, इसको ले लीजिए इवेंट ई। ठीक, क्लियर। यहां पर भी अपन हेड ले लेते हैं और ये ई इवेंट है अपना, क्लियर। चलो, तो यहां पर फिर से वही बात हो रही है कि यहां पर बात हो रही है इवेंट ई की, हेड अपीयर हो रहा है, लेकिन यहां पर पूछा जा रहा है कि एक्चुअल में क्या हेड अपीयर हो रहा है, यानी यहां पर जा रहे हैं, मतलब फिर से यहां पर बेस थ्योरम लग रही है। तो ये दो कंडीशन है, ठीक है, जिसके बारे में पूछा जा रहा है। ये ऊपर आ जाएगा तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ 1/2 इंटू 4/5, 1/2 इंटू 4/5, ठीक। और डिनोमिनेटर में 1/2 इंटू 4/5 प्लस 1/2 इंटू 1/5। इसको सॉल्व कर लेना है अपने को। तो अपने को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि भाई यहाँ पर आ जाएगा 4/10 अपॉन यहाँ पर भी 4/10 प्लस 1/10। तो यहाँ पर भी एलसीएम लोगे तो डिनोमिनेटर में 10 आएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4/5 आंसर। अब ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो देख लेते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 में जो अपना ए ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक है। तो बुक में आपको ऑप्शन मिल जाएंगे जिनमें से ए ऑप्शन जो है ये अपना करेक्ट है। तो इस तरीके से ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। अब अपन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर अपना लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है, अपन ने लिख लिए हैं। इफ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट ए इज द सबसेट ऑफ बी, ये चीज दी है और ये चीज दी है, बाकी पूछा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है।
तो आप एक चीज देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, इसके लिए अपना फॉर्मूला क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये बहुत अच्छे तरीके से आपको पता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में अपन ये पढ़कर आए हैं। और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0, सिंपल, डिनोमिनेटर में आ रहा है इसलिए ये 0 नहीं होगा, ये अपने को पहले से ही दिया हुआ है। तो ये दिया है, इसका मतलब क्या है, ये अपने को समझ में यहाँ पर आ गया। अब अपने को अगर इसकी वैल्यू पता करनी है कि ये रहेगी, ये रहेगी या ये रहेगी, या फिर कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा, तो कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहली चीज तो कि अपने को ए और बी में कॉमन निकालना पड़ेगा, यानी ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना होगा, तभी अपना काम बन पाएगा। तो अपने पास है क्या चीज कि ए जो है, ए इज द सबसेट ऑफ बी, ठीक है, यानी बी के अंदर आ रहा है ये अपना सेट। समझ में आ रही बात भाई? वेन डायग्राम से अपन ने बहुत अच्छे तरीके से समझा है कि ये अपना एक पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट होता है, इसके अंदर अपने कई सारे सेट हो सकते हैं और वो सारे के सारे सेट को मिलके अपना यूनिवर्सल सेट बनता है। यहां पर बोला है कि ए जो है ये बी के अंदर आ रहा है, यानी अगर बी ये पूरा है, आपका बी सेट है, तो बी के अंदर आ रहा है अपना ए, क्योंकि ए जो है ये सबसेट है बी का। तो सेट थ्योरी में आपने पढ़ा है क्लास 11th में, बहुत अच्छे तरीके से ये चीजें हमने समझी हैं। तो ए और बी का सबसेट, लेकिन हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए ए और बी में कॉमन। ए इज द सबसेट ऑफ बी से हमको ये पता चल रहा है कि भाई बी के अंदर आ रहा है अपना ए, ठीक है, ए जो है वो बी का सबसेट है, लेकिन हमको चाहिए ए और बी में कॉमन। तो अगर आप यहां से इस कंडीशन से ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करते हैं, क्योंकि दिया तो यही है, तो इसी कंडीशन से अगर ए और बी में आप कॉमन निकालते हैं, तो ये बहुत अच्छे तरीके से हमको पता है कि ए और बी में अगर कुछ कॉमन निकलेगा तो वो निकलेगा आपका ए निकलेगा। और यहीं पर अगर आप प्रोबेबिलिटी लगा देते हो बोथ साइड, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बात समझ में आ गई? तो बस ये जो वैल्यू है ना, यही आप अपनी इस इक्वेशन में रख दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दो। तो फ्रॉम फर्स्ट हमने क्या रखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, इसकी वैल्यू अपनी आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0। अब आपने अपने ऑप्शन देखे, आपने देखा कि पहला वाला है, लेकिन ये ए ऊपर है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में बी है, बट यहाँ पर इसका उल्टा दिया है, तो ए ऑप्शन तो नहीं है। अब बी पे आते हैं, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो अब या तो बी और सी में से हो सकता है या फिर कोई भी नहीं होगा, तो पहला तो नहीं है, ये अपने को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। तो अब अपने को क्या करना है इसके आगे? अब अपने को कुछ ना कुछ इधर उधर करना पड़ेगा। चलो करते हैं। देखो यहां पर अकेला ए है, बट यहां पर बी भी साथ में है, और यहां पर भी अकेला ए है, तो चलो करते हैं इसको। तो हम क्या करते हैं भाई, ए को सबसे पहले तो इस बी से अपन छुटकारा दिलाते हैं। ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है अपना, इसको अपन यहाँ ले आते हैं और इसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, ये दोनों इक्वली रहेंगे ना। सीधी सी बात है कि भाई ये डिवाइड में तो इधर आके मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में रहेगा तो ये डिवाइड में चले जाएगा, ठीक है। अब हमको ये चीज बहुत अच्छे तरीके से पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0, 0 तो नहीं है, लेकिन हमको ये भी बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अगर बी की प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करेंगे तो ये 1 से तो छोटी होगी, 1 से छोटी होगी ना बी की प्रोबेबिलिटी। ये तो हमको पता है कि भाई कोई किसी की भी प्रोबेबिलिटी रहेगी वो 0 और 1 के बीच में ही रहेगी, ना तो वो 0 से यानी नेगेटिव भी नहीं होगी और 1 से बड़ी भी नहीं होगी। तो सिर्फ बी की बात करना है ना। तो अगर बी की प्रोबेबिलिटी 1 से छोटी है तो बी के इक्वल ही तो ये कंडीशन है, तो ये भी तो अपनी या तो छोटी होगी 1 के या फिर इक्वल भी हो सकती है, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गई बात? तो यहां से अगर अपन इन दोनों को लेते हैं, ठीक है, यहां से इन दोनों से रिलेटेड अपने को एक रिलेशन मिल गया जो कि इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। क्लियर, तो यहां पर तो इन दोनों को अपन सॉल्व करते हैं। तो यहां से अपने को क्या कंडीशन मिल जाएगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपनी जगह पे है, ये यहां जाएगा तो लेस देन एंड इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। तो यहां पर अब आप देख लो कौन सा ऑप्शन आपका दिख रहा है। तो जो सी ऑप्शन है, देखो यहां पर ऐसा लिखा, यहां पर ऐसा लिखा, इसको सही करके और लिख देती हूं मैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये ऑप्शन आपका जो है ये है सी। बात समझ में आ गई?
तो यहाँ पर अपन ने करा क्या, थोड़ा सा ये सब मिक्स हो गया है, लेकिन सबसे पहले अपन ने ये देखा कि अपने पास है क्या, अपने को चाहिए क्या था। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि ए गिवन बी, ए गिवन बी, ए गिवन बी था 3 ऑप्शन में। तो सबसे पहले ए गिवन बी का फॉर्मूला लिखा, फिर देखा कि भाई ये चीज अपने को चाहिए लेकिन दी ये है, तो इससे अपन ने सबसे पहले ये फाइंड किया और ये अपने को कंडीशन मिली, इसकी वैल्यू यहाँ रखी जिससे अपने को ये मिला। ये मिलने के बाद अपने को पता चला कि ए ऑप्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पर बी अपॉन ए है, यहाँ पर ए अपॉन बी है, ठीक है। फिर अपन ने देखा कि बाकी 2 ऑप्शन में बी है ही नहीं, तो इसको यहाँ भेज दिया, इसको यहाँ भेज दिया। अब हमको ये चीज पता है कि भाई बी की जो प्रोबेबिलिटी है या तो 1 के इक्वल हो सकती है या 1 से छोटी हो सकती है, तो ये इसके इक्वल था, तो ये भी भाई इसी के एक कंडीशन बन गई। बस इस कंडीशन को अपन ने सॉल्व करके अपना आंसर अपने को मिल गया सी, ठीक है। तो बस आ गया इसका आंसर, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 14 अगर आपको नोट करना है तो आप कर सकते हैं। बाकी भाई आज की क्लास में हम बस इतना ही करेंगे। इस क्वेश्चन के साथ ही आपकी एक्सरसाइज 13.3 हो गई है कंप्लीट, ठीक है। सो अब इसकी जो अगली क्लास रहेगी 13.4 की रहेगी। सो आई होप कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन किए हैं ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना है और भाई सब्सक्राइब कर लो यार चैनल को अगर नहीं किया है तो, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।